अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भतीजा सोहेल कासकर मुंबई पुलिस के हाथ से निकल गया। असल में सोहेल कासकर को 2014 में अमेरिकी एजेंसियों ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था और 2018 में वहां की अदालत ने उसे दोषी करार दिया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और भारत की जांच एजेंसियां उसे भारत लाने की कोशिश में जुट गई थी। बताया गया कि लंबे वक्त तक मुंबई पुलिस अमेरिकी एजेंसियों के संपर्क में थी और सोहेल कासकर के गुनाहों से जुड़े सबूत जुटाने में लगी थी। तभी एक दिन मुंबई पुलिस को एक इंटरसेप्ट में सोहेल कासकर की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद तुरंत अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क किया गया। फिर पता चला कि अमेरिका में दाऊद इब्राहिम के भतीजे सोहेल कासकर की सजा खत्म हो चुकी थी और वो अमेरिका से निकलकर दुबई होते हुए पाकिस्तान पहुंच चुका है। योगी आदित्यनाथ के यूपी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की अटकलें लगते ही वहां खुशियां मनाई जाने लगीं। पहले खबर थी कि योगी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक दिन पहले खबर आई कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर मोहर लगने से पहले ही अयोध्या में जश्न मनाया जाने लगा। अभी केवल अटकलें ही लग रही हैं कि योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन वहां के साधु संत इसी बात से इतने खुश हो गए कि मिठाइयां बांटने लगे और योगी के समर्थन में नारे लगाए गए। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। कहा जा रहा है कि इस बार आलाकमान योगी को राम की नगरी से टिकट दे सकता है और यह खबर सुनकर संतों ने यूपी में रामराज आने की भविष्यवाणी तक कर दी। योगी जी के अयोध्या से चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि पुनः रामराज की स्थापना होना। यह पहली बार होगा जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कुछ दिन पहले खुद यह बात कही थी, लेकिन वो कहां से अपनी किस्मत आजमाएंगे, इसका फैसला उन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया था। सौभाग्य की एक बात यह कि अयोध्या को यूपी के अवध क्षेत्र का केंद्र माना जाता है, जहां विधानसभा की 82 सीटें हैं और माना जा रहा है कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़े तो राम मंदिर अपने आप बड़ा मुद्दा बन जाएगा, जिसका असर मथुरा और काशी तक पड़ सकता है, क्योंकि सरकार इन दोनों धार्मिक शहरों में हुए काम को विकास की झांकी के तौर पर पेश कर रही है। और अब सबको बीजेपी की पहली लिस्ट का इंतजार है, जिसमें उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव क्षेत्र का ऐलान भी हो सकता है। कर्नाटक के मंगलुरु से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले की है, जब आरोपी राजस्थान के रहने वाले एक मजदूर का फोन लेकर भागा। उस पर वहां मौजूद वरुण नाम के इस एएसआई की नजर पड़ गई, जो उसके पीछे दौड़ पड़ा। टेढ़ी मेढ़ी गलियों, सड़क पर हो रहे गड्ढों, उनमें भरे पानी और ट्रैफिक से जूझते हुए उस पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। आरोपी को सड़क पर गिराकर वो पुलिस वाला उसके ऊपर बैठ गया। 2 of them have been arrested right now. Both of them belong to Mangalore city only. आरोपी को जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा, तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उसको जमीन से उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से वहां से भाग न पाए। लेकिन फिर हुई तलाशी। हालांकि वो कभी गर्दन तो कभी हाथ हिलाकर मना करता रहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसकी जीन्स की जेब से मजदूर का मोबाइल बरामद कर लिया। सौभाग्य की बात है कि कर्नाटक में मोबाइल फोन की चोरी और झपटमारी पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, जिसमें ऐसे पढ़े लिखे नौजवान भी शामिल हैं जो मोबाइल फोन का आईएमआई नंबर बदलकर उसे चोर बाजार में बेच देते हैं, जिनका नेटवर्क तमिलनाडु और केरल तक फैल चुका है। और बेंगलुरु में भी जो युवक मोबाइल छीनकर भागते हुए पकड़ा गया, उसने भी बाद में माना कि वो अकेला नहीं है, बल्कि 4 बदमाशों के गिरोह का सदस्य है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी की उसके सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जिन दो दलों से सहमति की खबर आई, उनमें अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल और संजय निषाद वाली निषाद पार्टी का नाम है। और सूत्रों के मुताबिक अपना दल को 10 से 14 सीटें देने पर सहमति बनी है। पिछले चुनाव में अपना दल को 11 सीटें दी गई थी, जबकि इस बार इससे कुछ ज्यादा दी जा सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी को इस समझौते में 15 से 18 सीटें दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अपना दल 25 और निषाद पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीटों के समझौते पर हुई बातचीत से दोनों बीजेपी के सहयोगी दल संतुष्ट दिखे। खबर यह भी है कि दोनों पार्टियों के कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और पहले इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें 6 महीने 1 साल पहले देना चाहिए। पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, पूरा टाइम पूरा कर लिया, मंत्रालय के सारे सुख भोग लिए, फिर आज जाके बिहार के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी, जो सही साबित हुई, और कई इलाकों में बेमौसम बारिश के साथ ओले भी गिरे। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें वहां के भोजपुर से सामने आई, जहां इतने ओले गिरे कि पूरी सड़क ही सफेद हो गई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे ये बिहार के भोजपुर के नहीं, बल्कि कश्मीर के किसी हिल स्टेशन के नजारे हों। नवादा में तो मौसम के इस बदलाव ने किसानों की कमर ही तोड़ दी।
वहां जोरदार बारिश और ओले गिरने से दलहन और तिलहन की फसलें बर्बाद हो गईं। सब्जी उगाने वाले किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। जमुई और दानापुर में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें चौपट कर दी। सौभाग्य की एक बात यह कि लगातार दूसरे दिन बिहार में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे ठंड तो बढ़ी लेकिन किसानों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि ओलों की मार से सब्जियों की फसल करीब करीब बर्बाद हो गई, जबकि गेहूं, सरसों, चना, मटर की फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। यूरोप के देश बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सख्त कोरोना नियमों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। बुल्गारिया यूरोप के उन गिने चुने देशों में शुमार है जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी है, और इसी वजह से वहां की सरकार ने कई सख्त नियम लागू कर दिए, जिस पर अपना विरोध जताते हुए सैकड़ों लोग राजधानी सोफिया की सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने वहां की संसद का घेराव करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके अलावा कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इससे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग एक जगह इकट्ठा होकर सरकार का विरोध करते दिखाई दिए। इस हंगामे को देखते हुए शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया। देश भर में एक दिन में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2.5 लाख के करीब पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 2,47,000 मरीज सामने आए, जो कि पिछले करीब 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। साथ ही इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हो गई। मेटल और फार्मा समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। इससे सेंसेक्स 85 अंक उछलकर 61,235 पर बंद हुआ। साथ ही निफ्टी 46 अंक ऊपर 18,258 पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बीजेपी नेता और बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया कि बिजली कर्मचारियों ने उन पर अवैध तरीके से मोटर चलाने और बिजली बिल नहीं चुकाने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी नेता रामप्रसाद चौधरी बिजली कर्मचारियों से भिड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वो सड़क किनारे कर्मचारियों के साथ बहस करते दिखे। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गाली देने और बदतमीजी करने का आरोप लगाया। औकात से बात करिए, गाली नहीं दी आप, बदतमीजी से बात मत करिए आप, मेरे को बदतमीजी से बात, मैं किसान हूँ। यह हंगामा तब हुआ जब बिजली विभाग के लोगों ने रामप्रसाद चौधरी के खेत से एक अवैध मोटर जब्त कर ली, जिसका पता चलते ही बीजेपी नेता ने उनकी गाड़ी रोक ली। बहस शुरू हुई और फिर थोड़ी ही देर में वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। अभद्र व्यवहार कर रहे हो आप, चोरी चलाओगे तो क्या करूंगा? पैसे दिए मैंने, पैसे दिए, आधे पैसे दिए, आधा तो कनेक्शन है। एक मोटर के दिए ना। वायरल वीडियो में बिजली कर्मचारी एक कनेक्शन पर 2 मोटर चलाने की बात कहते सुने गए, जबकि बीजेपी नेता उन्हें आधे पैसे देने की बात कहते सुनाई दिए। बीच बीच में बीजेपी नेता उन पर धौंस भी जमाते नजर आए। बिल किस नाम से है? बिल क्या होगा? जिसके नाम से आधे पैसे मैंने इनको दिए। किस नाम से दिए? जिसके नाम से मत, जिसका कनेक्शन उसके नाम से आधे पैसे दिए। सड़क किनारे बीजेपी नेता और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान वहां जमीन पर कुछ पैसे भी गिरे दिखाई दिए। सौभाग्य की एक बात है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल बिजली विभाग को 7,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा झेलना पड़ा था, जिसकी बड़ी वजह बिजली की चोरी को ही माना जाता है, और इसका खमियाजा सभी लोगों को भुगतना पड़ता है, क्योंकि बिजली कंपनियां अपना घाटा पूरा करने के लिए बिजली की दर बढ़ा देती हैं, जिसकी नौबत ना आए। इसीलिए शाजापुर में कुछ दिन पहले बिजली विभाग ने बकाया बिल वसूलने और चोरी से बिजली का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया, जिसके लपेटे में बीजेपी के स्थानीय नेता आए तो बिजली विभाग के अफसरों से उलझ गए। ब्रेकिंग न्यूज है चीन से, जहां जीरो कोविड पॉलिसी के नाम पर हो रही जुल्म की हकीकत सामने आई है। ऐसे वीडियो सामने आए हैं जो चीन लोगों पर हो रहे जुल्म को दिखाने वाले हैं। चीन में लोगों पर जुल्म ही नहीं हो रहा, बल्कि मानवाधिकारों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 100 एकड़ से ज्यादा जगह में बनाए गए एक ऐसे आइसोलेशन कैंप का वीडियो सामने आया जहां मेटल के डिब्बे बनाए गए हैं। ऐसे डिब्बे जिनमें लोगों को केवल आइसोलेशन के लिए कैद किया जाता है, न खुली हवा न रोशनी। ऐसे डिब्बों में लोगों को 2 हफ्ते बिताने पड़ते हैं। अगर निकलने की कोशिश की जाए तो पुलिस और सेना की सख्ती है, मतलब ताकत का इस्तेमाल कर लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। लोहे के डब्बों में, मेटल के डब्बों में लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। दावा तो यहां तक है कि चीन में इस तरह की अमानवीय यातनाएं बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक को दी गई हैं। चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, ये क्या मेटल के डब्बे हैं, डब्बे कंटेनर जैसे, उनमें लोगों को ठूंस दिया गया है?
जी किशोर, बिल्कुल यह खबर दिल दहलाने के लिए काफ़ी है कि चाइना में गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को मेटल बॉक्स में बंद करके आइसोलेट किया जा रहा है। दरअसल चाइना जीरो कोविड पॉलिसी पे काम कर रहा है। 1 फरवरी से चीन में नया साल शुरू होना है। इसके अलावा चीन को विंटर ओलंपिक्स का आयोजन भी करना है, जिसकी वजह से वो जीरो कोविड पॉलिसी पे काम कर रहा है और सख्ती से उसका पालन करा रहा है। और इस सख्ती की गाज जो है वो चाइनीज लोगों पर गिर रही है। इसलिए चीन के लोग भी कई प्लेटफॉर्म पर सरकार के प्रति नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। अब तक चीन दुनिया को केवल यह बता रहा था कि उसके देश में कोरोना वायरस पर जीरो कोविड पॉलिसी है, मतलब एक भी मरीज मिलने पर वहां सख्ती बरती जाती है ताकि बीमारी को फैलने से ही पहले खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस पॉलिसी के नाम पर वहां लोगों पर हो रहे जुल्मों की सच्चाई अब सामने आई है और चीन के ऐसे वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर छाने लगे हैं जो उसकी जीरो कोविड पॉलिसी की पोल खोलने वाले हैं। 100 एकड़ से भी बड़ी जगह में चीन की सरकार ने आइसोलेशन कैंप बनाए हैं और आइसोलेशन कैंप के नाम पर कुछ डिब्बे बनाए गए हैं। इन डिब्बों के वीडियो अब इंटरनेट पर सनसनी बन रहे हैं। इन डिब्बों में लोगों को कैदी बनाकर रखा जाता है। दावा किया गया है कि मेटल के इन डिब्बों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक को भर दिया गया है। किसी ने बाहर निकलने की कोशिश भी की तो उसे सेना और पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता है। लोगों को जबरन इन डिब्बों में किसी युद्धबंदी की तरह रखने को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी का नाम दिया है। चीन के अलग अलग शहरों से सैकड़ों बसों का काफिला नए कोरोना कैदियों को लेकर इस कैंप तक पहुंचता है। कुछ लोगों के तो सामान लेकर शहर से भागने की कोशिश करने के वीडियो भी इंटरनेट पर डाले गए हैं। जिन शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां सख्ती की वजह से लोग बेहद घबराए हुए हैं। एक आदमी तो अपनी कार को जरूरी सामान से बुरी तरह से भर कर ले जाता दिखा। अंदर से गाड़ी भरी तो डिक्की भी भर ली और जब डिक्की ने भी जवाब दे दिया तो गाड़ी की छत पर डिब्बे बांध लिए। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन के लोगों ने ही इंटरनेट पर डाले हैं। सौभाग्य की बात यह कि 1 फरवरी को चीन का नया साल शुरू हो रहा है, जिसमें वहां लोगों की बड़े पैमाने पर आवाजाही होती है और उसके 3 दिन बाद ही चीन में विंटर यानी शीतकालीन ओलंपिक्स की शुरुआत होनी है, जिस पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। और उसी पर पर्दा डालने के लिए चीन पूरी दुनिया के सामने जीरो कोविड का ढिंढोरा पीट रहा है, जिसे वहां के लोग भी अपने साथ जुल्म बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ शक होने पर लोगों को डिब्बे नुमा आइसोलेशन सेंटर में बंद किया जा रहा है। पटना में बीजेपी नेता और पद्मश्री से सम्मानित नाटककार दया प्रकाश सिन्हा के सम्राट अशोक पर दिए बयान पर जमकर बवाल हुआ, जिसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। कुछ रोज पहले दया प्रकाश ने सम्राट अशोक की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी थी, जिसके विरोध में महात्मा फुले समता परिषद नाम के संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर उनका पुतला फूंका। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग जल रहे पुतले को लातों से मारते रहे। उन लोगों ने दया प्रकाश सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुतला फूंकने से पहले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने शहर की एक सड़क पर भी हंगामा किया। प्रदर्शनकारी नारे लगाते हुए और कंधे पर दया प्रकाश का पुतला लेकर इनकम टैक्स चौराहे की तरफ बढ़ते रहे। चौराहे पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने फिर से वहां नारे लगाए और फिर पुतले पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। महान सम्राट अशोक पर जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है, यह लोकतंत्र के लिए दुखद है। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने दया प्रकाश पर सम्राट अशोक के अपमान का आरोप लगाया और केंद्र सरकार से फौरन उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की। सौभाग्य की बात यह कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने के मामले में बिहार बीजेपी ने दया प्रकाश सिन्हा का पार्टी से कोई संबंध होने से इनकार किया और उनके खिलाफ केस भी दर्ज करा दिया। जबकि दया प्रकाश सिन्हा को पिछले साल सम्राट अशोक पर लिखे उनके नाटक के लिए ही साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, जिसे वापस लेने की मांग भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली लिस्ट जारी कर दी। खास बात यह कि इस लिस्ट में 50 महिलाओं का नाम है, यानी कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट जारी की उसमें उसने 40% टिकट महिलाओं को दिए, जिनमें कई अहम सीटें जैसे कि उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर और लखनऊ की विधानसभा सीटें। कांग्रेस ने उन्नाव रेप केस की पीड़ित की मां और सीएए के खिलाफ आंदोलन करने वाली सदफ जफर को टिकट दिया है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे और सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी प्रत्याशी बनाया है। जिन 50 महिलाओं को पहली लिस्ट में उम्मीदवार बनाया गया उनमें कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री और समाज सेवा से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं के साथ साथ कांग्रेस ने इस बार युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाया और 45 सीटों से उन्हें मैदान में उतारा। ऐसी महिलाएं चुनी हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया है, जिन्होंने समाज के लिए कुछ सेवा भी की है, और साथ साथ ऐसी भी कई महिलाएं हैं, काफी महिलाएं हैं जो चुनाव लड़ भी चुकी हैं। सौभाग्य की बात यह कि कांग्रेस ने यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ये नारा देने से पहले से ही
हमलावर थीं और कांग्रेस की पहली लिस्ट से यह साफ हो गया कि पार्टी का चुनावी मुद्दा भी यही होगा, जिसके लिए पार्टी ने उन्नाव रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया। तो लखीमपुर खीरी में रितु सिंह को उम्मीदवार बनाया, जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान अपने साथ हुई बदतमीजी की वजह से चर्चा में आई थी। लेकिन लखनऊ से सदफ जाफर को उम्मीदवार बनाने पर विवाद हो गया। कांग्रेस ने यूपी चुनाव में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ आंदोलन का चेहरा रही सदफ जफर को लखनऊ से उम्मीदवार बनाया, जिस पर सियासी पारा चढ़ गया और बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। बीजेपी नेता अजय सहरावत ने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर दंगाइयों और पत्थरबाजों का साथ देने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई और प्रज्ञा ठाकुर के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर यूएपीए है, वो बेल में है और आपने उनको टिकट दिया है। महाराष्ट्र के वर्धा में एक अस्पताल के पीछे बने गोबर गैस के टैंक से छोटे बच्चों के कंकाल बरामद हुए। पिछले दिनों इसी अस्पताल में एक बच्ची का गर्भपात हुआ था। इसी शिकायत की जांच करने के दौरान पुलिस को गैस टैंक से ये कंकाल मिले, जिसके बाद पुलिस ने इस अस्पताल को चलाने वाली डॉक्टर रेखा कदम को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अभी ये डिसाइड होगा कि ये लीगल तरीके से किया गया है गर्भपात या इलीगल तरीके से किया गया है। दिल्ली पुलिस ने 5 महीने से लापता एक नाबालिग को तिगड़ी एक्सटेंशन इलाके से छुड़ा लिया। आरोप है कि 3 लोगों ने इसकी जबरदस्ती शादी करवा दी थी और फिर घर में ही कैद कर दिया था। इन तीनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन हो सकता है। खबर है कि इन दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच इस मामले पर बैठक भी हुई, जिसमें एनसीपी को 4 से 5 सीटें देने पर सहमति बन गई। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शहीद दिवस मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसमें महात्मा गांधी की पुण्यतिथि यानी 30 जनवरी को देश भर में ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखने के कार्यक्रम में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई। बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने स्वीडन के खिलाड़ी को 21-12 और 21-15 से मात दी। अब क्वार्टर फाइनल में उनकी भिड़ंत एचएस प्रणॉय के साथ होगी। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक ट्रक के हादसे का शिकार होने के बाद उसमें लदी मछलियां खेत में जा गिरीं, जिन्हें लूटने की लोगों में होड़ मच गई। बताया गया कि वो ट्रक पश्चिम बंगाल से मछलियां लेकर धनबाद पहुंचा था। तभी उसका संतुलन बिगड़ा और वो पलट गया, जिससे हुआ कुछ यूं कि उसमें लदी मछलियां सड़क किनारे मौजूद खेत में गिर गईं। जैसे ही ये खबर इलाके के लोगों तक पहुंची, वो उन्हें लूटने के लिए दौड़ पड़े। जिसे जितनी मिली उसने उतनी उठा ली। किसी ने थैले में तो कोई ज्यादा मछलियां लूटने के लिए बोरा ही उठा लाया। कुछ ही देर में पुलिस भी वहां पहुंच गई और लोगों को वहां से भगाने का काम शुरू किया गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया, जबकि उसका ड्राइवर हादसे के बाद वहां से भाग निकला। सौ बात की एक बात थी कि धनबाद में जो ट्रक पलटा उसमें थाई मांगुर मछली थी, जिसको पालने और बेचने पर भारत में 22 साल से पाबंदी है, क्योंकि मांस खाने और प्रदूषित पानी में भी जिंदा रहने वाली इस मछली से कैंसर तक हो सकता है। लेकिन मुनाफे की लालच में अब भी बहुत से लोग थाई मांगुर पाल रहे हैं और बांग्लादेश से तस्करी करके भी थाई मांगुर की खेप आ रही है, जिसकी पोल भी धनबाद में हादसे के बाद खुल गई। ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि वहां के मीनस जेराइज राज्य में पिछले 10 दिन में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे कई नदियों का जलस्तर बढ़ा और वहां बाढ़ आ गई। और फिर बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां आसमान से ली गई एक तस्वीर में बाढ़ की वजह से कई शहर टापू में बदले नजर आए। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा दिखा। लोगों के घर पानी में डूबे नजर आए। सड़कों का तो नामो निशान तक नहीं दिखा। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर के बीच शहर बसाया गया हो। बताया गया कि वहां बाढ़ की वजह से करीब 17,000 लोग बेघर हो गए। वहां से सामने आई कुछ और तस्वीरों में भी बाढ़ का रौद्र रूप दिखा। वहां एक पुल पूरी तरह बाढ़ के पानी में समाया नजर आया, जबकि कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गईं। राहत और बचाव के लिए वहां कई टीमें भी उतारी गईं, जिन्होंने मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। बताया गया कि बाढ़ के बाद कई जगह जमीन खिसकने से भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। सौ बात की एक बात है कि ब्राजील में दिसंबर से मानसून की बारिश होती है और जनवरी फरवरी के महीने में वहां सबसे ज्यादा पानी बरसता है। लेकिन इस बार साल के पहले 10 दिनों में वहां 1.5 फीट तक बारिश हुई, जिससे कई जगह बाढ़ आ गई और अब वहां खदानों के पास जो बांध बने हैं उनके तटबंध टूटने की आशंका है, जो भयानक तबाही की वजह बन सकता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध शराब कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल ने भी मोर्चा संभाल लिया। इसके लिए उन्होंने एक खास अभियान चलाया।
और इसी कड़ी में हेतिमपुर के जंगलों में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों को वहां नदी किनारे भारी मात्रा में शराब मिली, जिसे जमीन के नीचे छिपाकर रखा गया था। जांच पड़ताल में पुलिस को इसकी भनक लगी। ऐसे में कुछ पुलिस वालों ने हाथों में फावड़ा उठा लिया और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। वहां से उन्हें अवैध शराब मिली भी, जिसे उन्होंने पानी की तरह बहा दिया। कुंटल लहन नष्ट की गई है, शराब नष्ट की गई है। पुलिस फोर्स ने न सिर्फ नदी किनारे मिली शराब को बहाया, बल्कि उसमें आग भी लगा दी। सौभाग्य की बात यह कि कुशीनगर से मुश्किल से 5 किलोमीटर की दूरी पर हेतिमपुर गांव है, जो छोटी गंडक नदी के किनारे बसा है और वहां नदी किनारे जंगलों को अवैध शराब के कारोबारियों ने अपना अड्डा बना रखा है, जहां चुनाव के दौरान कच्ची शराब बनाने का धंधा तेज हो जाता है, जिसकी भनक लगने पर देवरिया और कुशीनगर की पुलिस ने एक साथ छापा मारा, लेकिन अवैध शराब बनाने वाले पुलिस के हाथ नहीं आए। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद के बीच WHO ने वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट से खतरा होने की चेतावनी दी। WHO की चेतावनी के बावजूद ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन लगवाने से बच रहे हैं, और ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई बिहार के छपरा से, जहां एक आदमी वैक्सीन से बचने के लिए पूरी कोशिश करता नजर आया। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर टीका लगाने के अभियान के तहत वहां पहुंची थी, लेकिन उस आदमी को वैक्सीन का इतना डर था कि वो बच्चों की तरह रोने लगा। अरे ना दुखाई। आखिरकार एक आदमी ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराया और फिर उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गया, तब कहीं जाकर उसे वैक्सीन लगाई जा सकी। इससे पहले WHO ने साफ चेतावनी दी कि जिन लोगों को टीका नहीं लगा है, ओमिक्रॉन उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। It remains a dangerous virus, particularly for those who are unvaccinated. इसके बावजूद देश के कई हिस्सों में लोग वैक्सीन से बचते दिख रहे हैं। खबर है कि जब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता किया जाएगा कि तीसरी लहर से तेजी से फैल रहा कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अस्पतालों के ICU में दाखिल मरीजों और ओमिक्रॉन से मरने वाले लोगों के सैंपल लिए जाएंगे, जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग होगी और यह पता करने की कोशिश की जाएगी कि ओमिक्रॉन से होने वाला संक्रमण किस हद तक खतरनाक है। बताया जा रहा है कि उसके शुरुआती नतीजे मिलते ही 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इससे पहले सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए की जा रही थी ताकि यह पता लगाया जा सके ओमिक्रॉन की मौजूदगी है या नहीं, और है तो कितनी। लेकिन अब जब जीनोम ओमिक्रॉन से जूझ रहे मरीजों के आंकड़े बढ़ने लगे, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह फैसला लेने की बात सामने आई है। मुंबई में रेलवे के कई यार्ड, यानी वो जगह जहां ट्रेनों की साफ सफाई और उनकी मरम्मत की जाती है, उनके कोरोना हॉटस्पॉट बनने से हड़कंप मच गया। पश्चिम रेलवे के करीब 900 कर्मचारी अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें 700 से ज्यादा इन यार्ड में काम करने वाले हैं। यानी कि कुल पॉजिटिव कर्मचारियों का 70%। यही वजह रही कि सभी यार्ड की साफ सफाई पर जोर दिया जाने लगा, जिसकी कुछ तस्वीरें मुंबई सेंट्रल EMU यार्ड से भी सामने आई, जहां कोरोना की रोकथाम के लिए कुछ कर्मचारियों ने सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाल लिया। न सिर्फ यार्ड का, बल्कि रेलवे अफसरों के कमरों का भी। यहाँ पर बड़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं रेलवे के, और ऐसे में तमाम जो कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं, उनके रूम का यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। सैनिटाइजेशन का काम कर रहे कर्मचारियों ने यार्ड में पहुंच रही ट्रेनों के अंदर भी साफ सफाई की। ट्रेनों की सीटों, हैंडल और खिड़कियों समेत हर उस चीज को सैनिटाइज किया गया जो लोगों के संपर्क में ज्यादा आती है। 33 मैन पावर हमने इसमें डिप्लॉय कर रखा है, और डेली हम लोग इसकी टेस्टिंग, डेली हम लोग इसकी सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। बताया गया कि मुंबई सेंट्रल के अलावा कांदिवली और विरार के यार्ड को भी रोजाना दिन में 6 बार सैनिटाइज किया जाता है, ताकि रेलवे कर्मचारी कोरोना की जद में ना आए और ट्रेनें पटरियों पर इसी तरह दौड़ती रहें। उत्तर प्रदेश चुनाव पर बहुत बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी ने पहले चरण के लिए गठबंधन के 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें 10 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 19 RLD की टिकट पर मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी ने कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। वो पार्टी के पूर्व विधायक हैं। अमित सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित, और क्या पता चल रहा है? देखिए किशोर, प्रथम चरण के लिए RLD और समाजवादी पार्टी ने कुल 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, और इसमें से 10 अल्पसंख्यक उम्मीदवार हैं, और जितने भी 29 क्षेत्र हैं उनमें जातिगत समीकरण को देखते हुए ये लिस्ट जारी की गई है। और कैराना विधानसभा सीट से नाहिद हसन, जो कि पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं 2012 में, उसके बाद 2017 में उनकी हार हुई थी, और कैराना से उनका नाम घोषित किया गया है। और नाहिद हुसैन का नाम एक उम्मीदवार बनाने के बाद ही एक बार फिर कैराना सीट पर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार हमलावर है। जी शुक्रिया अमित आपका।
धर्म संसद में विवादास्पद बयान देने वाले जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया। हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि कुछ दिन पहले उन्होंने हरिद्वार की धर्म संसद में विवादास्पद बयान दिया था। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में बड़ा उलटफेर हो गया और साइना नेहवाल को युवा खिलाड़ी मालविका ने टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मालविका ने साइना को 21-17 और 21-9 से शिकस्त दी। कोरोना नियमों के बीच पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले की शुरुआत हो गई। इस दौरान मकर संक्रांति से पहले वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान भी किया। इस मेले में लोग कोरोना नियमों का पूरा पालन करें, इसके लिए वहां प्रशासन और पुलिस की कई टीमें भी तैनात की गईं। कांग्रेस ने कर्नाटक में चल रही अपनी पदयात्रा को कोरोना संकट की वजह से फिलहाल रोकने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेल में कैदियों से मुलाकात पर 31 मार्च तक रोक लगा दी गई, यानी तब तक कैदियों के परिवार वाले उनसे नहीं मिल सकते। हालांकि ये मुलाकात ऑनलाइन की जा सकेंगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली एनसीपी ने यूपी में कांग्रेस को कमजोर पार्टी बता दिया। हालांकि दोनों पार्टियां महाराष्ट्र में मिलकर सरकार चला रही, लेकिन जब बात यूपी की आई तो एनसीपी ने अपनी ही सहयोगी पर निशाना साधने में देरी नहीं की। पिछले कई चुनाव से खासकर 90 के बाद उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हो रही है। पलटवार करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और एनसीपी को क्षेत्रीय पार्टी बताते हुए उसे सीधी चुनौती दे डाली। तो उनको लगता है कमजोर है, तो ये 10 मार्च को पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी में कितना दम है और एनसीपी में कितना दम है। हरियाणा के सोनीपत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि वहां 3 पेट्रोल पंपों पर पिस्तौल की नोक पर लूटपाट हुई और एक पेट्रोल पंप से बदमाश 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गईं, जिनमें साफ दिखा कि उस पेट्रोल पंप पर पहुंचे 2 नकाबपोश बदमाशों ने वहां मौजूद एक कर्मचारी को पिस्तौल दिखाकर डराया। इसके बाद उसे धमकाते हुए पेट्रोल पंप के मैनेजर के पास ले गए और फिर दफ्तर खुलवाकर कैश काउंटर और अलमारी में रखा कैश लूटकर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि बदमाशों ने इसके बाद 2 और पेट्रोल पंपों पर लूट की वारदात की। 3 पंपों पर वारदात हुई है। एक पंप पे 50,000 रुपए की डकैती हुई है। हालांकि एक पेट्रोल पंप पर बदमाश लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे पाए और कर्मचारियों के दरवाजा नहीं खोलने पर वो फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए, जिसकी शिकायत के बाद पुलिस ने पेट्रोल पंपों पर गश्त बढ़ाने और बदमाशों को जल्द पकड़ने का भरोसा दिया। धुंध की सीजन में हर आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद ईआरवी अपने डेजिग्नेटेड पेट्रोल पंप पर एक बार जाए। वहीं पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने लूट की वारदात पर लगाम नहीं लगने पर रात के वक्त पेट्रोल पंप बंद रखने की चेतावनी दी। सौभाग्य की बात है कि सोनीपत से दिल्ली और यूपी की सीमा जुड़ी हुई है, इसलिए वहां पेट्रोल पंप पर लूटपाट करने वाले बदमाश किस तरफ भागे इसका पता नहीं चल पाया, जबकि वहां के पेट्रोल पंप मालिकों के संगठन का दावा है कि बदमाशों ने 2 और पेट्रोल पंप लूटने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को उनकी ही सरकार के रक्षा मंत्री ने जमकर खरी खोटी सुनाई। खबर है कि संसदीय बैठक के दौरान रक्षा मंत्री परवेज खटक अपने ही प्रधानमंत्री पर बरस पड़े। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा इलाके में गैस की कमी को लेकर सरकार से नाराजगी जाहिर की। यही नहीं, उन्होंने इमरान को खूब खरी खोटी सुनाते हुए उनका साथ छोड़ने की धमकी तक दे डाली। अपने ही मंत्री के ऐसे तेवर देख इमरान खान भी हैरान रह गए और उन्हें ब्लैकमेल न करने की हिदायत देने लगे। हालांकि इस कहासुनी के बीच परवेज खटक बैठक बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। यूपी के मेरठ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने एक कारोबारी से लाखों की लूटपाट की। इस घटना का वीडियो कारोबारी के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें दिखा कि दोनों बदमाश हाथों में पिस्तौल लेकर कारोबारी के ऑफिस में घुसे और उन्होंने कारोबारी को डराना शुरू कर दिया। अपनी जान को खतरे में देख वो कारोबारी तुरंत पैसे लेने के लिए दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन जब तक वो पैसे लेकर लौटता तब तक दोनों बदमाश काउंटर में रखे लाखों रुपए लेकर वहां से फरार हो गए। बताया गया कि बदमाशों के साथ उनका तीसरा साथी भी मौजूद था, जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर तीनों वहां से निकले। उसमें पैसे समेटे, मैंने तो बाल्टी फेंका मारी, तो भागे, फिर मैं उनके पीछे भागा, वो हाथ नहीं आया। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने लूटपाट में शामिल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उनके काउंटर में जो पैसे रखे थे 3 लाख के आसपास थे, वो लेकर के चले गए। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है और उससे पहचान हो रही है कुछ आरोपियों की। लूट का शिकार हुए कारोबारी ने बताया कि इस घटना में उसकी जान पहचान का एक ट्रक ड्राइवर भी शामिल था। कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने उसकी तलाश भी तेज कर दी। सौभाग्य की बात यह कि मेरठ में जिस कारोबारी से लूटपाट हुई उसका धर्मकांटा भी है, जहां ट्रकों पर लदे सामान का वजन तोला जाता है। और बताया गया कि एक ट्रक ड्राइवर उसी धर्मकांटे पर अपनी पेमेंट लेने आया था, जिसके तुरंत बाद बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूटपाट की। इसलिए शक जताया जा रहा है कि ऑफिस में कैश होने का इशारा उसी ड्राइवर ने किया होगा, जिसकी तलाश भी पुलिस कर रही है।
अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के काम में दमकल की कई गाड़ियां लगानी पड़ी। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन आग ने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही देर में आग की ऊंची ऊंची लपटें वहां से उठने लगी। इमारत से उठ रहा काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया, जिसे बुझाने में लगी दमकल की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी और घंटों की कड़ी मेहनत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। गनीमत यह रही कि इस घटना में सब लोग सुरक्षित रहे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले बीजेपी की उसके सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे पर सहमति की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जिन दो दलों से सहमति की खबर आई उनमें अनुप्रिया पटेल वाले अपना दल और संजय निषाद वाले निषाद पार्टी का नाम है। और सूत्रों के मुताबिक अपना दल को 10 से 14 सीटें देने पर सहमति बनी है। पिछले चुनाव में अपना दल को 11 सीटें दी गई थीं, जबकि इस बार उससे कुछ ज्यादा दी जा सकती हैं। वहीं निषाद पार्टी को इस समझौते में 15 से 18 सीटें दी जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक अपना दल 25 और निषाद पार्टी 30 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन सीटों के समझौते पर हुई बातचीत से दोनों बीजेपी के सहयोगी दल संतुष्ट दिखे। खबर यह भी है कि दोनों पार्टियों के कुछ उम्मीदवारों को बीजेपी की टिकट पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ सीटों के बंटवारे पर हुई बैठक के बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उन नेताओं पर भी निशाना साधा जो आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। और पहले इन्हें इस्तीफा देना चाहिए, उन्हें 6 महीने 1 साल पहले देना चाहिए। पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, पूरा टाइम पूरा कर लिया, मंत्रालय के सारे सुख भोग लिए, फिर आज जाके इस बीच प्रयागराज से बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से टिकट की मांग की। मेरे बेटा 2009 से लगातार वहां पर जमीन पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जरूर टिकट की दावेदारी की है। अभी पार्टी को निर्णय लेना है कि उनको लड़ाएंगे कि नहीं लड़ाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन में यूकी भांबरी को झटका लगा। टेनिस खिलाड़ी यूकी भांबरी ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालिफायर से बाहर हो गए। उन्हें दूसरे दौर में चेक गणराज्य के खिलाड़ी ने 6-1 और 6-3 से शिकस्त दी। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के चूक के मामले पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने खेद जताया। उन्होंने कोरोना संकट पर हुई बैठक के दौरान एक शेर बोलते हुए उनकी सलामती के लिए दुआ भी की। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल के टीचर को फर्जीवाड़े से नौकरी लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इल्जाम है कि उसकी जगह किसी और ने नौकरी के लिए यह परीक्षा दी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ निकाल दिया गया, जिसके बाद सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का मैच भी तय हो गया, लेकिन अब भी उनके इस टूर्नामेंट में खेलने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने साफ किया कि सरकार ने अब तक उनके वीजा पर कुछ फैसला नहीं लिया। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया में कोरोना नियम पूरे न करने पर जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया था। इस पर काफी विवाद भी हुआ था। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में कोरोना की वजह से बनाए गए नए नियम ने मरीजों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस अस्पताल में रोजाना 2 से 2,500 मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कोरोना की दलील देते हुए ओपीडी में एक दिन में सिर्फ 50 मरीजों को देखने की लिमिट तय कर दी। यहाँ पर ओपीडी के लिए रजिस्ट्रेशन बंद हो चुका है। सिर्फ 50 मरीजों का ही ओपीडी रजिस्ट्रेशन होता है। अस्पताल के इस नए नियम से वहां आने वाले लोग परेशान हो गए। इनमें ज्यादातर लोग पैसा खर्च कर दूर दराज से इलाज करवाने पहुंचे थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से उन्हें बिना दिखाए ही लौटना पड़ा। राम पार्क से और किराया लगा के आते हैं, यहाँ पर पर्ची भी नहीं बनती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के आरएसएस पर निशाना साधते ही सियासी बवाल मच गया। बीजेपी से इस्तीफा देते ही उन्होंने न केवल उसके खिलाफ बल्कि आरएसएस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और अपने ट्वीट में लिखा कि नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी बीजेपी को स्वामी रूपी नेवला खत्म करके ही दम लेगा। जिसके बाद आरएसएस स्वामी प्रसाद मौर्य पर भड़क गई। उनके कहने या कुछ करने से कुछ होगा नहीं। संघ विपरीत परिस्थिति में काम करती रही है। तो वहीं बीजेपी ने उन्हें उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में उन्होंने ट्वीट किया था। भारतीय जनता पार्टी जो आस्तीन के सांप थे उनके लिए नेवला बन गई है, तो वो आस्तीन के सांप छोड़ के भाग गए। कर्नाटक के बेंगलुरु से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह घटना एक दिन पहले की है, जब आरोपी राजस्थान के रहने वाले एक मजदूर का फोन लेकर भागा। उस पर वहां मौजूद वरुण नाम के इस एएसआई की नजर पड़ गई, जो उसके पीछे दौड़ पड़ा। टेढ़ी मेढ़ी गलियों, सड़क पर हो रहे गड्ढों, उनमें भरे पानी और ट्रैफिक से जूझते हुए उस पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी।
वो उसके पीछे काफी दूर तक दौड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। आरोपी को सड़क पर गिराकर वो पुलिस वाला उसके ऊपर बैठ गया। 2 of them have been arrested right now. Both of them belong to Mangalore city only. आरोपी को जैसे ही पुलिस वाले ने पकड़ा तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उसको जमीन से उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से वहां से भाग न पाए। लेकिन फिर हुई तलाशी। हालांकि वो कभी गर्दन तो कभी हाथ हिलाकर मना करता रहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसकी जीन्स की जेब से मजदूर का मोबाइल बरामद कर लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ लाखों करोड़ों के निवेश से जुड़े समझौते पर साइन किया। यह समझौता राज्य में हो रहे वाइब्रेंट गुजरात समिट 2022 के तहत हुआ और कंपनी के मुताबिक गुजरात सरकार के साथ 5,95,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। दावा किया जा रहा है कि रिलायंस के इस निवेश के जरिए राज्य में 10 लाख रोजगार के मौके बनेंगे। गुजरात को कार्बन फ्री यानी प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए रिलायंस ने 5 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया, जिसके जरिए राज्य में 100 गीगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट लगाया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव भी दिया गया। रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी से जुड़ा यह प्लांट लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कंपनी ने कच्छ में 4.5 लाख एकड़ जमीन के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया है। આ વખતે અમારા ચેરમેન શ્રી મુકેશભાઈ અંબાણીએ જે જાહેરાત કરી હતી ગ્રીન એનર્જીની, એના ઉપરનો એક મોટો પ્રોજેક્ટ અમે ગુજરાતમાં લાવ્યા છે અને એનું એમઓયુ અમે આજે કર્યું છે, જેનો અંદાજે 5 લાખ કરોડનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે અને લગભગ 10 લાખ ડાયરેક્ટ ઓર ઇનડાયરેક્ટ એમ્પ્લોયમેન્ટનું જનરેશન એનાથી થશે। पाकिस्तान के प्रमुख विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। इमरान जैसे खिलाड़ी से ये उम्मीद नहीं था कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे भी टैक्स लगाया जाए। सर, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कोई लाफिंग मैटर नहीं है। बिहार के कई इलाकों में हुई बेमौसम बारिश और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। वहां मौसम विभाग ने पहले ही इसकी आशंका जताई थी, जो सही साबित हुई। और कई इलाकों में बेमौसम बारिश के साथ ओले भी गिरे। सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें वहां के भोजपुर से सामने आई, जहां इतने ओले गिरे कि पूरी सड़क ही सफेद हो गई। तस्वीरें देखकर तो ऐसा लगा जैसे ये बिहार के भोजपुर के नहीं बल्कि कश्मीर के किसी हिल स्टेशन के नजारे हों। नवादा में तो मौसम के इस बदलाव ने किसानों की कमर ही तोड़ दी। वहां जोरदार बारिश और ओले गिरने से दलहन और तिलहन की फसलें बर्बाद हो गईं। सब्जी उगाने वाले किसानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। जमुई और दानापुर में भी बेमौसम बारिश ने किसानों की फसलें चौपट कर दी। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां तेल की एक पाइपलाइन में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग बीती रात लगी, जिसके बाद वहां धमाके भी होने लगे और आग देखते ही देखते काफी तेजी से फैल गई। पाइपलाइन से उठ रही ऊंची ऊंची लपटों ने वहां जुटे लोगों को डरा कर रख दिया। इस दौरान काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के काम में जुट गई, लेकिन तब तक आग इतना भयानक रूप ले चुकी थी कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। हालांकि उन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट का तीसरा दिन ऋषभ पंत के नाम रहा, जिन्होंने बेहतरीन शतक लगाकर दूसरी पारी में टीम इंडिया के स्कोर को 200 रन के करीब पहुंचा दिया। ऋषभ पंत जब क्रीज पर आए तब टीम 58 रन पर 4 विकेट टीम के गिर चुके थे। उन्होंने विराट कोहली के साथ 94 रनों की साझेदारी की और 139 रनों पर 139 गेंदों पर 100 रन बनाकर आखिर तक नॉट आउट रहे। अपनी पारी में उन्होंने 4 छक्के और 4 चौके लगाए, लेकिन उनके साथ कोई भी दूसरा बल्लेबाज टिक नहीं पाया, इसलिए पूरी टीम 198 रन पर ढेर हो गई। पहली पारी में मिली 13 रन की बढ़त की वजह से दक्षिण अफ्रीका को 212 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 101 रन बना लिए, जिसके बाद मैच पर दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी दिखने लगा। टीम इंडिया को जीत के लिए 8 विकेट चाहिए और दक्षिण अफ्रीका को 111 रन की दरकार है। निर्माता निर्देशक AR कारदार